नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत के जो गतिविधि है और जो उसका जो योगदान है उसके लिए बात करने के लिए। और अभी आज भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आसपास घूम रही है या घूमेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो सबसे अभी जो ध्यान देने वाली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो क्रमवार जो मंदी आ रही है, उसको लेकर के हम लोग, हमारी सरकार और पूरी इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से सचेत और सजग हो सकती है। मेरी जो उसमें एक समझ है वो मैं अपनी बात को आप लोगों तक रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग उस चीज़ों को मतलब हमें भी सलाह देंगे कि किस तरीके से आप आगे बोलें या आगे काम करेंगे तो हमें भी राहत मिलेगी। हम लोग का छोटा कारोबार का क्षेत्र है, हम लोग जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में मंदी की सबसे पहली मार हम ही लोगों तक पड़ जाती है। और तो ये बात समझिए कि अभी जो एक टेंशन है एक्सपोर्ट को लेके पूरे भारत पे, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो घट रहा है और उसका जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब एक तरह से पूरे के पूरे मतलब विश्व में एक तनाव हो गया है। पहले तनाव रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर के था। दूसरा तनाव फिर से पैदा हुआ आपका इज़राइल और फ़िलिस्तीन के वॉर से। और तीसरा अभी एकदम से ईरान और पाकिस्तान के बीच एक झड़प शुरू हो गई है। और इस वजह और चौथा ये जो लाल सागर में हूती विद्रोहियों के द्वारा जो मालवाहक जहाज़ हैं उसके ऊपर जो हमला है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से शिपिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत प्रभावित हुई है और एक दूसरे देश में व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। जो इससे क्या होगा कि अगर शिपमेंट अगर सही से नहीं जा पाएगा, मतलब किसी बाहर के कंट्री के लोग किसी बाहर के कंट्री से जब सामान खरीदेंगे तो इस चीज़ को वो ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे तक सामान अगर हम पैसा दे रहे हैं तो सही सलामत और सही समय से हमारे पास आ जाए। अभी ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उससे क्या है कि कोई भी बायर जो है दूसरे कंट्री से सामान मंगाने में 10 बार सोचेगा कि हम अगर मंगाते हैं तो कहीं मेरा माल फंस मत जाए, कहीं किसी वॉर के निशाने पे हम लोग ना आ जाएँ, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहीं निशाने पे ना आ जाए। तो इससे एक बहुत बड़ा असर है जिससे एक्सपोर्ट पे असर पड़ने वाला है। अभी एक और जो चीज़ भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मालदीव को लेकर के भी भारत के साथ जो बातचीत हो रही है, वो थोड़ी-थोड़ी तनावपूर्ण होती जा रही है। तो अगर कहीं खुदा ना खास्ते मालदीव ने कोई ऐसा कदम उठा लिया, जिससे भारत को जवाब देना पड़ जाए, तो हमारा डायरेक्टली हमारे ऊपर में एक मतलब असर आ जाएगा। अभी तो क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे-धीरे दबाव है क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि एक डायरेक्ट हमारे ऊपर में मतलब स्ट्राइक नहीं हुआ है और भगवान ना करे ऐसा हो। हमारे देश की गवर्नमेंट शायद इस बारे में सोच ही रही होगी क्योंकि उन लोगों का काम है बहुत सारी चीज़ों को देखना। और अगर ऐसा ना भी हो, अगर हम लोग के ऊपर में कोई अगर टेंशन ना भी आए तो भी हमारा व्यापार तो प्रभावित होगा ही ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरे देश में अगर टेंशन है तो हमारे देश में आसानी हो जाएगी। ये एक समस्या रहेगी ही रहेगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो बेस है वो समझ लीजिए कि एक तो एक्सपोर्ट से हम लोग हैं जुड़े हुए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में खपत है और साथ में एक्सपोर्ट में भी खपत है। तो कहीं न कहीं एक डिसबैलेंस होता है तो फिर दूसरा भी डिसबैलेंस हो ही जाता है। ये मतलब ऐसे व्यापार की एक कालक्रम की एक गति को आप समझ लीजिए। अब ऐसा है कि जो हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें क्या होता है ना कि बहुत कमज़ोर लोग वर्ग के लोग काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि एकदम जो रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले लोग काम करते हैं। और जैसे ही हम लोग के पास ऑर्डर की कमी होगी, तो सबसे पहली जो मार पड़ेगी, वो हमारे कारीगर और हमारे कारीगर के नीचे के जो मज़दूर हैं, उन तक पड़ती है। क्योंकि इमीडिएट अगर 2 दिन भी अगर मशीन बंद हो गया, तो डेली वेज पे लोग काम करते हैं। वो मतलब क्या कमाएँगे? 1 दिन बैठ जाएगा कोई, 2 दिन बैठ जाएगा कोई, 4 दिन बैठ जाएगा कोई। एक तो अब कालक्रम ऐसा हो गया 5 महीने से मंदी है, तो सप्ताह में 3 दिन ही काम मिल पा रहा है, 4 दिन ही काम मिल पा रहा है।
तो ये जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कहीं न कहीं इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि मैं तो रोज़ लगातार देख रहा हूँ कि लोग मतलब हज़ार-हज़ार 500-500 रुपए के लिए किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। और लोगों से बोलते नहीं बन रहा है कि हमारे पास भी पैसे की कमी है या आपके पास भी पैसे की कमी है, तो इसको किस तरीके से पूरा किया जा सके। कोई अगर पैसा अगर मांग रहा है तो उसको दें कि ना दें, 10 बार सोच रहा है आदमी कि कैसे उसको मतलब ना किया जाए, क्योंकि वो कैसे लौट आएगा। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा अभी पता नहीं है ना कि कैसे ये मूव होगा। अगर ये लड़ाइयाँ लंबी चल जाएंगी एक्सपोर्ट की, तो हमारे यहाँ तो कच्चा माल धीरे धीरे महंगा होते जाएगा। प्लस कच्चा माल भी महंगा होगा और मार्केट में हमारे ऑर्डर में भी कमी होगी। तो दोनों चीज़ कहीं न कहीं एक दूसरे पे बहुत असर डालेगा। और इसको लेकर के ये तो एक समस्या है, इसको लेकर के क्या किया जाए वो एक सोचने वाली बात है। तो मेरी जो बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि भारत को डोमेस्टिक मार्केट मतलब भारत के अंदर ही रोजगारों के अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। और मतलब हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में अपनी चीज़ों को खपत तो करा सकते हैं। जैसे जाहिर सी बात है कि हम लोग आयात की चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर हैं, चाहे जापान से हो, कोरिया से हो या फिर चीन से हो। तो इनकी आयात की चीज़ें भी हमारे यहाँ प्रभावित तो होंगी ही। अभी कुछ महीनों के लिए चीन में छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने का मतलब है कि वो लोग भी अब थोड़ा सा जाएंगे, अपना हॉलीडे मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोडक्शन भी आने वाले महीनों में फरवरी महीने में कम होती है। प्लस वहाँ से एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे चीन का कम होता है, क्योंकि वो लोग सब लोग साल भर काम करते हैं और कुछ दिन छुट्टी मनाते हैं। तो वहाँ से सामान अगर कम आएगा तो हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों के ऊपर में एकदम से दबाव भी रहेगा कि हम मार्केट में सप्लाई नहीं दे पाएंगे ढंग से। तो एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन पूरा का पूरा बिगड़ेगा, क्योंकि माल का रेट बढ़ जाएगा, मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी। और जो हम लोग जो व्यापारी लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसको लेकर के जो अभी के क्षेत्र में जो क्योंकि पहले से तैयारी हम लोग की नहीं थी, हम लोग को बार बार ये लगता है कि 10 दिन बाद ठीक हो जाएगा, 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा, 1 महीना बाद ठीक हो जाएगा। तो अब तो करते करते 4-5 महीना हो ही गया, क्योंकि ये सतत जो विकास की जो गति है वो धीरे हो रही है। और जब कोई चीज़ सतत धीरे होती है ना, तो उसको लेकर के सचेत हो जाना चाहिए कि अब क्या होगा। क्योंकि एक तो देश में चारों तरफ विश्व में चुनाव होना है, तो सरकार की कोई नई पॉलिसी बदलेगी नहीं और नया डिसीजन नहीं होगा रोजगार को लेकर के। पॉलिटिकल पार्टी अपना डिसीजन ले सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पॉलिसी लेवल पे चीज़ है वो सारे विश्व में सरकार के गठन होने के बाद ही होगा। तो इससे क्या है कि व्यापारी वर्ग के लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। और एक तो मतलब 40-45 देशों में चुनाव, जिसमें से 4-5 देश में चुनाव हो गया, ये होना बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि सारे लोगों का फोकस ही चुनाव में हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो ये युद्ध की जो एक रणनीति पूरे विश्व में बन रही है, उससे लेकर के एक्सपोर्ट का जो एक प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है, कच्चा तेल का उत्पादन भी जो कच्चा तेल का उत्पादन प्रभावित होगा, उसकी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। उसके सप्लाई चेन को प्रभावित होते ही क्या होगा कि उसके कॉस्ट प्रभावित होंगे, मतलब उसका कीमत प्रभावित होगी। और जैसे ही ये सब चीज़ें प्रभावित होंगे तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जैसे ही पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी तो आधा से अधिक उपभोक्ता के जो सामान हैं वो महंगे हो जाएंगे। और हम लोग सारे लोग कहीं ना कहीं उस चक्र में घूम जाए, मतलब उलझ जाएंगे कि इन सब चीज़ों से अब हम कैसे निकलें। एक तो बिक्री कम, दूसरा हमारी कीमत बढ़ने लगेंगी। और इसको लेकर के जो एक चिंतन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि क्या किया जाए, ये मेरा मकसद है इस वीडियो के मार्फत तक आप लोगों तक ये बात कहना। और इन सब का जो है व्यापारी वर्ग के लोग तो परेशान होंगे ही, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उससे हमारे जो रोज़गार के लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर में क्या असर पड़ेगा। क्योंकि एक बार एक कारीगर को ट्रेंड करना मतलब वो बहुत बड़ी बात है। इसको जो लोग कारीगर रखते हैं वो लोग ही इस बात को समझ सकते हैं कि एक कारीगर को ट्रेंड करना कितनी बड़ी बात होती है।
हमारे सेक्टर में एक बहुत अच्छाई बात क्या है कि हम लोगों में बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। हमारा अगर हम लोग का काम चले तो एक कारीगर 25,000, 30,000, 35,000 रुपये तक महीने का आराम से कमाता है, जबकि वो 8वीं 9वीं 10वीं पास नहीं है। इसका खास बात क्या है कि हम लोगों के क्षेत्र में आके लोग ऑपरेटर मशीन ऑपरेट करना सीख जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने कौशल को बढ़ाते हैं और वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब देखिए इसमें कितनी खास बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कि यहाँ पे एक अंगूठा छाप आदमी भी आके, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना सो कॉल्ड लैंग्वेज में, उसके पास भी एक अवसर है कि वो 25-30 हज़ार रुपये कमा पाए। ये चीज़ शायद दूसरे सेक्टर के में पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन इतनी अवसर की उपलब्धता दूसरे सेक्टर में होनी नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादातर वैसे ही लोग आते हैं जो एकदम से, जो काम करने के लिए जो लोग आते हैं वो हैंड टू माउथ हो, मतलब एकदम उनके पास में पैसे की जो अ, बचत की जो मतलब एक पैसे की बचत का क्या बोले मैं, बैंक बैलेंस जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, वो नहीं होता है। मतलब हम लोग 8वीं 9वीं कक्षा तो छोड़ ही दीजिए, लोग ये सोचते हैं कि लड़का बड़ा हो गया, अब 10-15 साल का हो गया, ये क्या करेगा, इसको घर से बाहर जाना चाहिए ताकि कुछ हमारे खर्चे निकलें। तो वो जो क्या करेगा, वो घर से बाहर निकले, उसको कोई दूसरा ऐसा सेक्टर है ही नहीं जिसको वो रोज़गार दे सकता है। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है जो उसको रोज़गार दे सकता है। और हम लोगों के फील्ड में आके लोग मज़दूर से धीरे धीरे देखते देखते ऑपरेटर बन जाते हैं, मशीन को ऑपरेट करने लगते हैं। फिर वो ऑपरेटर बनते बनते उसमें इतने फाइन क्वालिटी की उसमें टेक्निक वो समझ जाता है कि वो अच्छा से अच्छा कारीगर बन जाता है। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि कला सीखने के लिए, ये जो एक आर्ट है मशीन चलाने का आर्ट, चीज़ों को सीखने के लिए उसके लिए कोई बहुत बड़ा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक तो कांस्टेंट उस पर प्रैक्टिस करना, दूसरी बात है कि उसका मोटिवेशन बना रहना कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ हासिल हो रहा है। और ये दोनों चीज़ जब मिलता है तो एक कारीगर बहुत मन से अपने क्षेत्र में काम करता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो बहुत कुछ सीख ही ले, बहुत ज़्यादा सामान का उत्पादित ही कर ले और उसके पास में पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो हमारे क्षेत्र में क्यों रहेगा? वो हमारे क्षेत्र को छोड़ के फिर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहेगा। उसको लगेगा कि शायद हम कुछ और बन सकते हैं, कुछ भी, मतलब अब जिस सेक्टर में बूम उसको दिखेगा कि वहाँ पे जाके हम लेबर का काम कर सकते हैं, तो वो वहाँ चले जाएगा। तो इस बात को समझना है कि हम लोग अपने क्षेत्र को मजबूत कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों को, जिससे हमारे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भारत के लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी के लोग, उसको हम लोग अपने साथ जोड़ के किस तरीके से नए भारत का सपना हम लोग साकार करा सकते हैं। इसमें जो आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने रघुराम जी राजन की एक किताब पढ़ी है, उसके पहले हमने उनके कम से कम 20-25 इंटरव्यू देखे थे। ब्रेकिंग द मोल्ड किताब का नाम है, और उन्होंने एक जो इंटरव्यूअर जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उससे हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ऐसा उनका कहना है कि सर्विस सेक्टर के लोगों को, मतलब सर्विस सेक्टर पे अब ज़्यादा भारत को ध्यान देना चाहिए बजाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। क्योंकि अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की लड़ाई कहीं ना कहीं उसमें हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, और हमें आपको सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर जाना चाहिए ताकि हम उसमें अच्छा से अच्छा काम कर सकें। जबकि जब मैंने उनकी किताब पढ़ी तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उसमें उन्होंने ये कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो चीज़ें हैं उसको हम सर्विस सेक्टर के लोग किस तरीके से जोड़ें ताकि एक ब्रिज का निर्माण हो, और मतलब सर्विस सेक्टर इतनी अच्छे से काम करे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक मतलब जंप मिले। कहीं न कहीं मुझे उनकी पूरी किताब पढ़ के ये बात लगी है। और दूसरी बात है कि हालाँकि किसी के कहने की भावना क्या है और किसी की लिखने की भावना क्या है, वो चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप मतलब मोटा-मोटी इस बात को समझिए कि वो किस दिशा में चीज़ों को कह रहे हैं, और जो वो बोल रहे हैं उससे हम लोगों को क्या सुनाई दे रहा है। तो इससे कहीं न कहीं सरकार के पॉलिसी लेवल की चीज़ें जो हैं वो शेप होती हैं।
और इस वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक जादुई सेक्टर है। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा इसके करीब आना चाहिए लोगों को। अब इसमें जो अवसर है ना, वो हम लोग क्रिएट अगर कर देंगे, तो हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ जो जिससे सर्विस सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरीके से मजबूत किया। आपने ओला जो ऐप है उसका नाम सुना होगा, उबर ऐप है उसका नाम सुना होगा आपने। इसी तरीके से आपने ज़ोमैटो और स्विगी का भी नाम सुना होगा। तो इन लोगों के आने से क्या हुआ कि लोगों को एक लगा कि यहाँ एक जॉब का अवसर है, हम यहाँ जाएँगे तो हमें कम से कम फूड डिलीवरी का काम मिल सकता है, या एक इंसान को दूसरे इंसान तक छोड़ने का मौका मिल सकता है, या पोर्टर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हम माल भेज सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अ, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आया, क्योंकि ऐसे लोग जो घर में बैठे हुए थे उनके पास एक उम्मीद जागी कि अब हम भी एक गाड़ी खरीद सकते हैं और जाकर के हम ओला उबर में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और हम सवारी चलाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए कितनी गाड़ियाँ बनने शुरू हो गई। टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, सारे लोगों का एकदम काफ़ी उनको राहत मिली। ऐसा नहीं है कि वो अपनी गाड़ी बेच नहीं पा रहे थे, बेच पा रहे थे, लेकिन वो एक स्पीड आ गई ओला उबर जैसे लोगों के आने से, पोर्टर जैसे लोगों के आने से। तो इस तरीके से मैं सर्विस सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों को प्रभावित कर दिया, और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों में एक बूम आया कि हमें जल्दी से जल्दी गाड़ी का निर्माण करना है, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, कम से कम दर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गाड़ी पहुँचे। तो इसीलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का एक कॉन्सेप्ट आया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल टू व्हीलर में अभी सैकड़ों कंपनियां आ गई हैं जो कि बना रही हैं, गाड़ियां बना रही हैं। तो ये क्या होता है कि जब 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 सर्विस सेक्टर अपने आप में एक नई चीज़ मतलब लेके आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, भले ही ये सोच के नहीं लाए, लेकिन वो इस तरीके से वो सेट हो जाता है जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं एक अपर हैंड हो जाता है। और वो चीज़ अगर सब सेक्टर के लोगों के लिए हो, सिर्फ एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों के लिए नहीं हो, तो फिर सोचिए कितनी अच्छे से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे क्षेत्र में क्या है कि हमारे क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोबोटिक वर्क नहीं होता है। अब रोबोट का नाम सुन के ही लगता है कि लोगों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं ना हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोबोट आ जाने से लोगों की नौकरी नहीं गई, उससे एक नई एक्सटेंशन मिल गया, चीज़ों को कर पाने का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ऑटोमेटेड मशीन आपको देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों के पास में ऑटोमेटेड मशीन जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर लोगों के पास में है, उस तरीके से हम लोगों के पास में बिल्कुल नहीं है। आप अगर चीन चले जाएं तो वहाँ पे रोबोट के द्वारा ही आपको कार्बन फाइबर बनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जिस तरीके से गाड़ी कसने के लिए एक रोबोट गाड़ी कस रही है, उस तरीके से हमारे यहाँ पूरा मशीन ही उस तरीके से डिजाइन हो जाए। सोचिए कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों के पास में। लेकिन इस तरीके का कोई इंसेंटिव नहीं है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। एक बीच में एज का काम किया, मतलब एक आया जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह के लोग आए हैं जो कपड़े को बेचने के लिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ, और इस वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ काफ़ी बदलाव हुआ। मतलब बहुत सारे लोग आए हैं जो कपड़े के इंडस्ट्री में आए हैं, कपड़ा बनाना शुरू किए हैं। तो ये जो एक बात है वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के आने की वजह से देखिए चीज़ें बदली हैं, मैन्युफैक्चरर बढ़े हैं। जैसे मैं खुद ई कॉमर्स की दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आया हूँ, तो कहीं ना कहीं एक वो सर्विस सेक्टर के लोगों ने एक हेल्प किया कि लोग अपना उत्पाद बेच सकते हैं हम तक आकर के। और इस तरह की कई सारी चीज़ें बदल सकती हैं लोगों के जीवन को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों को एक थोड़ा सा ऊपर लाने में मदद करेंगी। तो मेरा ये कहना है कि चीज़ों को इस तरीके से भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम लोग जब भी बात करते हैं कि भारत के लोगों को स्किल सिखाने की ज़रूरत है, मतलब अगर वो सीखेगा नहीं तो वो करेगा कैसे। तो मेरा बस इतना ही अर्ज है आप लोगों को कहने का कि आप एक बात देखिए कि अभी जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल, तो उसको चलाने की ट्रेनिंग मैंने कहाँ ली होगी।
वो तो हमें किसी ने नहीं दिया है वो ट्रेनिंग। वो हम तो खुद ही गए मोबाइल के दुकान में, मोबाइल लिया, फिर उसको धीरे धीरे चलाना सीखा। पहले मैं छोटा सा वो कीपैड वाला मोबाइल था उसको लेकर के चलाता था, फिर अब टच स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया वो चलाने लगा हूँ। तो उसके लिए तो कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बस बाज़ार ने मुझे वो चीज़ सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध करा दिया और हमने धीरे धीरे उसको ऑपरेट करना सीख लिया और आज मैं ऑपरेट कर करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ। देखिए अपने आसपास कितने सारे ऐसे लोग जो अंगूठा छाप हैं, जिसको आप बोलते हैं और हम बोलते हैं अंगूठा छाप, यानी कि वो लिखित दस्तखत नहीं कर सकते हैं, वो लोग मतलब मोबाइल को चला रहे हैं और उनके मतलब ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो कितने इन्फॉर्मेशन को वो लोग समझ रहे हैं। और उसमें देखिए अब कितना अच्छा काम हुआ कि मोबाइल कंपनियां जो हैं उनको क्या हुआ कि फाइनेंस कंपनियों ने हेल्प किया कि आपके मोबाइल को हम बिचवाएंगे, बताइए आप कैसे बेचना चाहते हैं। तो फाइनेंस कंपनियां आईं और फिर बोली कि आप अगर मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए और हम आपके मोबाइल को फाइनेंस कर देंगे। यही सेम चीज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ कि मोबाइल आप गाड़ी के शोरूम में जाइएगा, आपको आधे घंटे में फाइनेंस हो जाएगी गाड़ी। आप आप एसी खरीदने जाइए, आधे घंटे के अंदर आपको ये गाड़ी मतलब एसी फाइनेंस हो जाएगा। आप कूलर लीजिए, गीज़र लीजिए, होम अप्लाइंसेस की कोई भी चीज़ लीजिए, आरओ ले लीजिए, सब चीज़ आपको जितनी भी डिज़ाइन चीज़ें हैं वो सारे के सारे आपको इजी ईएमआई पे बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन वही चीज़ आप हमारे जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर की को लेकर के चलें कि हम लोग जैसे कि एक सिलाई की मशीन की मैं बात कर रहा था, वो अगर लेने जाते हैं तो वो हमें उपलब्ध नहीं है। जो कि मतलब एकदम एक आम बिना पढ़ा लिखा इंसान उस क्षेत्र में आता है और 20,000 की मशीन से 20,000 रुपया कमाने की क्षमता रखता है। तो उस मशीन को हम ईएमआई पे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं अपने भारत में। उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत अब हमको जाना पड़ेगा कि विश्वकर्मा योजना में जाएं, आवेदन करें, आवेदन के लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, फिर बैंकर्स के पास जाएं। तो ये कितना ये मतलब कागजी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है जिसमें आधा से अधिक लोग जाएंगे ही नहीं। तो अगर जब तक ये सरल प्रक्रिया नहीं होगी तब तक लोग आएंगे कैसे। आपने गाड़ी के लिए इतना सरल प्रक्रिया बना दिया, आपने एसी के लिए बना दिया, आपने टीवी के लिए बना दिया, आपने कूलर के लिए बना दिया, वॉशिंग मशीन के लिए बना दिया, कम से कम एक सिलाई मशीन के लिए भी बना देते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मसाला कूटने का एक मशीन अगर आप लगाना चाहते हैं अपने गांव में, तेल पेरने की एक मशीन अपने गांव में आप लगाना चाहते हैं, तो वो सोचिए कितना मुश्किल है आप तक पहुंचना। मतलब हमने ऐसा देखा है कि लोग आटा चक्की में मसाला पीस रहे थे, फिर वहाँ सीखे मसाला पीसने का, फिर धीरे से वो चाह रहे हैं कि मशीन को इन्हेंस करे, बढ़ाए, तो उनके पास में पता ही नहीं है कि अच्छी मशीन कहाँ मिलेगी। तो अच्छी मशीन के लिए उनको इतना दूर मतलब जाना पड़ेगा। अगर बिहार में है तो पटना, हाजीपुर में ढूंढेंगे, लखनऊ में ढूंढेंगे, दिल्ली आएंगे, कलकत्ता जाएंगे। ठीक से वो मार्केट नहीं पता है कि वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा, सुलभता से मौजूद नहीं है। उसी तरीके से आप अगर तेल पेरने की मशीन लगाना चाहते हैं तो वो सुलभता से मौजूद नहीं है। या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक नॉन वुमेन बैग बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए अब जैसे गवर्नमेंट पॉलीथीन पे बोल रही है कि पॉलीथीन उपयोग नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए जो नॉन वुमेन थैली है, या अभी हम जो हमारे बैगों में लगता है हाई डेंसिटी का जो पॉलीप्रोपिलीन है वो लगता है, जो कि मतलब कार्बन मतलब एकदम पॉलीथीन की तरह नहीं है, उसका थिकनेस और बड़ा है, तो वो सब हम लोग लगाते हैं। तो उसका फैक्ट्री आप लगाना चाहते हैं तो वो सोचिए कितना कठिन है लगाना, क्योंकि उसका जो मतलब ये है जो बैरियर टू एंट्री है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अब सोचिए, एक और बात मैं यहीं पे जोड़ना चाहूँगा। ये बात हालांकि कहेंगे तो कॉन्ट्रडिक्टरी मत समझिएगा कि ऐसा उज्जवल क्यों बोल रहा है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक लैपटॉप मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया और अपने घर से मैं बैठ के सॉफ्टवेयर के फील्ड में कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझे कोई रूल और रेगुलेशन मॉनिटर नहीं कर रही है, हम वर्क फ्रॉम होम के नाम पे अपने घर से काम कर सकते हैं। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आदमी अगर वर्क फ्रॉम होम अगर शुरू करता है तो उसको सरकार की नज़र में उसको अवैध गैर कानूनी माना जाएगा। तो ये एक चिंताधारा को समझने वाली बात है
कि किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग बदला जाए। अब जैसे सर्विस सेक्टर में चीज़ें बदली हैं, उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बदलना चाहिए, पॉलिसी के लेवल पे बदलना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने आप को उसी तरीके से आपको इकोनॉमिक में जो रिफॉर्म आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर के लोगों को भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लार्ज लोगों को किस तरीके से वो मतलब फ़ायदा दें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा कारीगर है, वो एक वेल ट्रेंड कारीगर है, और फिर वो अपने चीज़ों को कमाते कमाते उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो एक मशीन से वो सोचता है कि अब खुद से कल मैं मैन्युफैक्चरर बनूं। और हज़ारों लोग ऐसे मैन्युफैक्चरर बने हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर रोज़गार कर रहे थे और कारीगर थे। तो इससे क्या होता है कि एक बिजनेस का एक मॉडल क्रिएट होता है और उससे कई सारी चीज़ें रन करती हैं। आप मतलब एक अगर हम बैग बनाने का अगर हमारा कारखाना है तो उसमें कम से कम 200 तरह के 200 लोग जो कारखाना चलाते हैं उनका काम है हमारे यहाँ। मतलब चैन बनाने वाले को काम मिलेगा, कुंदा बनाने वाले को काम मिलेगा, जो हम लोग डी बक्कल लगाते हैं ना, एल जिसको बोलते हैं, वो एल बनाने वाले लोगों को, एग्जैक्टली मैं एल किसको बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एल बनाने वाले लोगों को काम मिलेगा, है ना। फिर जैसे ये बैग है हमारे पास में, सोचिए कि इस बैग में कितने लोगों को काम मिला होगा। एक ये हमने ये है कुंदा बनाने वाले लोग अलग हो गए, ये जो है हमारे यहाँ अलग से ये डोरी बनाने वाले लोग होते हैं, इसकी अलग अलग कारखाना है इसका, इसके इन लोगों को काम मिला। ये जो चैन लगा इसके लिए काम मिला। अब पीछे आ जाइए, ये देखिए निवार है, ये पूरा आपको सोनीपत पानीपत के क्षेत्र में बनता है, उन लोगों को काम मिला। ये जो इसको एल बोलते हैं हम लोग, बक्कल, इसका कारखाना अलग है, इसके लोगों को काम मिला। फिर ये देखिए आपको ये इसमें जो जाली लगी हुई है, ये जाली बनाने वाले लोगों को काम मिलेगा। ये जो मेन बैग का फैब्रिक है उसको बनाने वाले लोगों को काम मिलेगा। ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है। अब बैग के अंदर चले आइएगा तो ये देखिए अस्तर लगा है, इस अस्तर बनाने वाले लोगों को काम मिलेगा। ये पाइपिंग है, ये एक अलग जगह है, इसको काम मिलेगा। प्लस इसमें जो आप स्पंज लगाते हैं इसको काम मिलेगा। इसके बाद ठेले वाले लोगों को काम मिलेगा, जहाँ पे हम लोग रूम लेंगे उस रूम के मालिक को किराया मिलेगा। प्लस जो झल्ली वाले लोग, जो कूली लोग होते हैं, जो उनको काम मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ हमारे कटिंग मैन को काम मिलेगा जो बैग काटेगा। फिर हमारे यहाँ आके हमारे कारीगर को काम मिलेगा, उसके नीचे एक लेबर होता है उसको काम मिलेगा। तो देखिए कितने लोगों को हमने एक बैग में रोज़गार दिया, कम से कम 15-20 लोगों को मतलब रोज़गार नहीं दिया, हमने उद्यम दिया कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चला पाए हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों को काम देता है, ये सोचने वाली बात है। और इसको लेकर के अगर पॉलिसी अगर बननी शुरू होंगी तो एक कितने लोगों को मदद मिलेगा, आप सोच लीजिए। ये जो चिंता दर्शन है ना, हमारे यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग दे सकते हैं। और इसमें जब तक इंसेंटिव हम लोग नहीं देंगे, हम जब तक इसमें लोगों के काम करने के तौर तरीके में सरलता नहीं लाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, तब तक हम लोग इस क्षेत्र में फल फूल नहीं सकेंगे। और फिर क्या होगा कि हम लोग इस पॉलिसी के चक्कर में हम लोग ये अगर सोचेंगे कि भारत पिछड़ जाएगा चाइना से या पिछड़ रहा है, तो हम लोग सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इससे जो हमारा भला नहीं होगा। जैसे ये भारत एक पूरा शरीर है, तो ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत की ये दो आँखें हैं। और अगर एक आँख मतलब अगर अच्छा नहीं होगा तो हम बहुत सुरूप और सुंदर नहीं दिखेंगे। तो दोनों आँखों का सुंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और दोनों आँख जब सुंदर रहेगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, इतने सारे लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। और दोनों आँखें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप अगर ये सोचेंगे कि एक आँख नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, तो विजुअल का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर्विस सेक्टर के लोगों को भी रोज़गार मिलना है। हमारा बैग अगर आएगा अमेज़ॉन पे तो सोचिए एक फ़ोटोग्राफ़र को काम मिलेगा, प्लस कुरियर वाले को काम मिलेगा, प्लस अमेज़ॉन के जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं उन लोगों को काम मिलेगा। हम ऐड चलाएंगे,
तो कंटेंट राइटर को काम मिलेगा, जो कंटेंट लिख सकता है ना, जो लोग प्रचार करते हैं उनको काम मिल सकता है, और अन्य न जाने कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो सोचिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर को कितना फ़ायदा है और सर्विस सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना फ़ायदा है। तो इसीलिए हम लोग को सम्यक व्यवहार करना है, जो एकदम भगवान बुद्ध बोलते थे ना कि सम्यक दर्शन, कि एकदम सबको समान रूप से देखिए ताकि सतत विकास हो। चीन ने सबको समान देखा है, अपने उसने सर्विस सेक्टर को भी उतना ही अहमियत दी है जितना उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया है। आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना जितना मजबूत है उतना ही वो सर्विस सेक्टर में भी मजबूत है। उसके एआई हमारे यहाँ जो आया है वहाँ भी बहुत पहले आ चुका है। वहाँ पे ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आज से 2-3 साल पहले से चल रही हैं। वहाँ पे आपको जो एआई के थ्रू जो मशीनें बन रही हैं, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो बहुत पहले से 2 साल 3 साल से बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों को चीज़ें लग रही हैं कि हम लोग नया काम कुछ मतलब कर रहे हैं एआई के फील्ड में, तो हम सिर्फ एआई में करें या फिर हम सेमीकंडक्टर में करें या फिर हम और भी जो हम सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो काम कर सकते हैं वो करें बजाय मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये मेरा एक आप लोगों से इस वीडियो के मार्फत से अर्ज है कि इस चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए और गवर्नमेंट की पॉलिसी को ड्रैग करने के लिए, मतलब उधर से इधर थोड़ा ध्यान बटाने के लिए, लाने के लिए हम लोग को काम करना चाहिए, ताकि ये जो ऐसे लोग जो कि अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, स्किल के लिए जाने जाते हैं, इन लोगों को मतलब थोड़ा इनका भी मनोबल बढ़े और ये अच्छा काम करें, ये इंसेंटिव पाएँ, इनकी काम सरल हो और हम लोग इसी कार्यक्रम को और जारी रखेंगे। अपनी बात को मैं और आगे जारी रखूँगा। उम्मीद है आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आगे भी हमारा वीडियो को आप देखते रहेंगे। जल्द ही हम लोग फिर अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। धन्यवाद।